नमस्कार साथियों, हिंदी ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हमारी एक सीरीज चल रही है जो पूर्व एग्जाम्स के अंदर आए हुए प्रश्न है, पूर्व एग्जाम के अंदर आए हुए प्रश्न है, उसी की सीरीज चल रही है। और हम आदिकाल के जो प्रश्न हैं उनके बारे में देख रहे हैं। आदिकाल के जो प्रश्न हैं उनके बारे में देख रहे हैं। हमने 2013, 2015, 2018 संस्कृत विभाग और माध्यमिक शिक्षा, उसके बाद में 2022 संस्कृत विभाग और माध्यमिक शिक्षा, इन सभी के प्रश्न हैं वो हल कर लिए। अब जो प्रश्न हम आगे हल करने वाले हैं, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है और थंबनेल के अंदर भी मैंने ये डाला है, असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 के अंदर जो एग्ज़ाम हुआ था असिस्टेंट प्रोफेसर का हिंदी का, उसके सेकंड पेपर का जो एग्ज़ाम हुआ था, उस सेकंड पेपर के अंदर आदिकाल से संबंधित कितने प्रश्न आए थे उनके ऊपर आज हम चर्चा है वो करेंगे। आजकल आपको पता है कि प्रश्नों पर कम ही रुचि लोगों की दिखाई दे रही है और कट ऑफ वाला जो मामला है उसके ऊपर रुचि कुछ ज़्यादा ही दिखाई दे रही है। मैं ये नहीं कहता कि कट ऑफ के बारे में आप नहीं जानो, कट ऑफ के बारे में भी आप जानो, वो भी ज़रूरी है। लेकिन कट ऑफ के साथ साथ में जो जिसका थर्ड ग्रेड में सिलेक्शन होने वाला है वो सेकंड ग्रेड की तैयारी करे। और सेकंड ग्रेड की तैयारी यानी कि युद्ध स्तर पर तैयारी नहीं सही, लेकिन कम से कम थोड़े बहुत ये प्रश्न है पुराने एग्जाम्स के अंदर आए हुए उनको तो कम से कम देखें। जिसका सेकंड ग्रेड में होने वाला है वो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करे, और जिनका फर्स्ट ग्रेड में होने वाला है वो कॉलेज लेक्चरर के एग्ज़ाम है। 1952 पोस्ट अभी आने वाली हैं, सरकार ने घोषणा कर रखी है, तो उनके बारे में वो तैयारी फर्स्ट कॉलेज लेक्चरर की तैयारी करें। तो ये बात मैं आपको बताना चाहता था कि कट ऑफ के साथ साथ के अंदर आप थोड़ा बहुत अपने सब्जेक्ट से जुड़े रहिए, ताकि आपको अचानक वैकेंसियाँ जब आए तब इतनी ज़्यादा है वो मेहनत ना करनी पड़े। सब्जेक्ट से जुड़े रहेंगे तो, नहीं तो क्या होगा क्या, आप 5-6 महीने 7 महीने सब्जेक्ट से नहीं जुड़े रहेंगे, फिर अचानक तैयारी करनी शुरू करेंगे तो करीब 2 महीने तो आपको उस माहौल में अपने आप को ढालने में लग जाएगा। इसलिए कट ऑफ वाले मामले के साथ साथ में यहाँ पर भी तैयारी है वो करते रहें। आज हम असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 ये सेकंड पेपर के अंदर आदिकाल से संबंधित 25 प्रश्न आए थे। देखिए, मैं इनको अलग अलग करके आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये अंदाज़ा हो जाए कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न है वो आते हैं। अब कॉलेज लेक्चर असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी जो करने वाले हैं उनके लिए भी ये फ़ायदा होगा कि उसको एक तो पेपर का जो विश्लेषण है वो करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ये सारा सब कुछ विश्लेषण मैं आपको करके दे रहा हूँ कि 25 प्रश्न इसके अंदर आदिकाल से संबंधित आए हैं। उसके बाद में इनके अंदर भक्ति काल से कितने प्रश्न आए हैं, रीति काल से कितने प्रश्न आए, आधुनिक काल से कितने आए, पाश्चात्य काव्य शास्त्र से कितने आए हैं, भारतीय काव्य शास्त्र के कितने हैं, रचनाओं से कितने प्रश्न आए, वो सारा का सारा आपके सामने एक खाका है वो मिल जाएगा आपको, ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत है वो नहीं होगी। तो असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 के अंदर जो 25 प्रश्न है उनको हम देखते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, इससे फ़ायदा होने वाला है आपको। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करोगे तो निश्चित बात है कि इससे आपको कोई नुकसान है वो नहीं होगा। चलो, तो पहले हम देखते हैं इन 25 प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, हिंदी के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम देने वाले। देखो, यहाँ पर थोड़ा सा मेरे को लिखने में दिक्कत हो रही है, लेकिन आप मैं जैसे जैसे बोलता जाता हूँ उसको आप सुनते जाएं। हिंदी के प्रारंभिक काल को आदिकाल का नाम देने वाले हैं राहुल सानकरतायनन, रामकुमार वर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब देखिए, नामकरण से संबंधित है वो यहाँ पर और भी प्रश्न आएंगे, एक दो प्रश्न और आएंगे। तो आपको ये देखना आदिकाल में नामकरण है या अमीर खुसरो है, विद्यापति है या साहित्यिक प्रवृत्तियाँ हैं, इनके ऊपर प्रश्न कहाँ कहाँ से किस प्रकार के प्रश्न है वो बन रहे हैं, वो हमें देखना है। तो राहुल सांस्कृतायन ने ये भी हमें देखना है कि क्या नाम दिया था। राहुल सांस्कृतायन ने सिद्ध सामंत काल इसका नाम दिया था। राम कुमार वर्मा ने फिर इनका क्या नाम दिया था वो भी हमें पता होना चाहिए, संधि चारण काल नाम दिया था। उसके बाद में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसको क्या नाम दिया था। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इनको जो है बीजोपन काल जो नाम है वो दिया था। और चौथा ऑप्शन बच जाता हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको आदिकाल कहा था। देखिए, यहाँ पर पूछा जाता है आदिकाल मूल रूप से नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया था इनका, लेकिन शुक्ल जी ने भी इनका दोहरा नामकरण करते हुए आदिकाल और वीर गाथा काल नाम है वो दो नाम दिए थे, दोहरा नामकरण उन्होंने किया था। इस कारण से वहाँ पर दूसरे नंबर पर अगर ऑप्शन के अंदर हो तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ना हो तो फिर शुक्ल आता है इसके अंदर।
तो पहला प्रश्न है वो हमारा हो गया। इसमें किसका कौन आएगा? इसमें आ जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने नाम दिया था। इसके बाद में दूसरा प्रश्न हमारा इसके अंदर है, गोरखनाथ की साधना पद्धति का क्या नाम है? तो गोरखनाथ की साधना पद्धति है, ये पहले भी प्रश्न आया हुआ था, मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य थे ये, और मत्स्येंद्र नाथ को भी इन्होंने सजग किया था। ये मत्स्येंद्र नाथ नारी भोग के अंदर जब उनका मन लगा हुआ था तो उस समय में इनको भी सजग उन्होंने किया था। इसके लिए तो वो उक्ति भी मैंने आपको पहले बताई थी, जाग मत्स्येंद्र गोरख आयो, ऐसे ऐसी उक्ति उनकी है। तो गोरखनाथ की जो साधना पद्धति थी, ये नाथ थे और नाथों के अंदर हठ योग साधना है उसको अपनाया जाता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? हठ योग साधना हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, सिद्ध हेमचंद्र हेमचंद्र का सिद्ध हेम शब्दानुशासन है, ये धार्मिक ग्रंथ है, व्याकरण ग्रंथ है, सौंदर्य पर ग्रंथ है या दार्शनिक ग्रंथ है? तो इसका सीधा सीधा सा उत्तर है, क्या हो जाएगा इसके अंदर? ये एक व्याकरण ग्रंथ है, व्याकरण ग्रंथ है। इसके अलावा भी हेमचंद्र के बारे में हमें पता होना चाहिए इनके बारे में। एक तो इनका बचपन का जो नाम था वो नाम था इनका चंगदेव नाम था, ये हमें याद होना चाहिए। इसके अलावा इनको अपभ्रंश का पाणिनि भी कहा जाता है, ये बात भी हमें पता होनी चाहिए। और चंगदेव से नाम इनका हेमचंद्र कब पड़ा था? जब ये इसके अंदर जैन धर्म के अंदर दीक्षित हुए थे। वैसे तो ये जैन परिवार से ही संबंध रखने वाले थे। चंगदेव इनका जो बचपन का नाम था, हेमचंद्र बाद में, लेकिन ये जैन धर्म के अंदर दीक्षा उन्होंने ग्रहण की, तब इनका नाम है वो क्या पड़ गया था? हेमचंद्र। और ये सूरी जैन साधु थे, सूरी जैन साधु थे, और सूरी जैन साधु होने के कारण हेमचंद्र सूरी इनका नाम पड़ा था, ये भी हमें पता इनका होना चाहिए। एक इनके बारे में एक उक्ति है, वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध उक्ति है, और उस उक्ति के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और उक्ति है कि भला हुआ जू मारिया वहणी महारा कंतु, भला हुआ जू मारिया वहणी महारा कंतु। एक सखी है, वो दूसरी सखी को कहती है कि उसका पति है वो युद्ध क्षेत्र में मारा जाता है, तब वह उसके अपने पति की मृत्यु के ऊपर शोक प्रकट करने की बजाय वह कहती है कि भला हुआ, अच्छा हुआ जो मेरा पति है वो कहाँ पर युद्ध भूमि के अंदर मारा गया। ऐसी पंक्ति इनकी है, वो बाद में मैं नोट्स जब लिखवाऊंगा तब आपको ये चीज़ें लिखवाता जाऊंगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? व्याकरण ग्रंथ ये इनका है। कहने का मेरा तात्पर्य है कि जब भी हम कोई प्रश्न पढ़ें तो उस समय में हमें उससे संबंधित दो चार बातें वो तुरंत रिकॉल हमें होनी चाहिए, ताकि तैयारी करते समय ज़्यादा हमें दिक्कत है वो बाद में नहीं हो। अगला प्रश्न है, मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, यह कथन किसका है? बहुत प्रसिद्ध कथन है और सबको ही पता है ये कथन किसका है। अमीर खुसरो का कथन है। इनका एक कथन पहले भी आया था, वो भी हमें खास याद रखना चाहिए, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है वो भी। गौरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चौदे सपने। गुरु निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु के ऊपर उन्होंने ये कथन है वो कहा था, तो वो भी हमें याद है वो रखना चाहिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? अमीर खुसरो हो जाएगा। इसके बाद में पांचवा जो प्रश्न हमारा है, चार प्रश्न हो गए, पांचवा प्रश्न। अब आप देखिए प्रश्नों का कोई स्तर ये हम देखें कि बहुत हार्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। कॉलेज लेक्चरर का पेपर है और कॉलेज लेक्चरर के अंदर किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं, तो ये कतई नहीं हो सकता कि भाई हम कॉलेज लेक्चरर है वो पास नहीं कर सकते या उसमें सिलेक्ट नहीं हो सकते। बहुत साधारण से प्रश्न आते हैं। हमें सेलेक्टेड मैटर पढ़ना है और ऐसा मैटर पढ़ना है जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा अंक दिलवा सके। हमें विद्वान यहाँ पर ज़्यादा नहीं बनने की कोशिश है वो करनी है। परीक्षा है वो कैसे फाइट किया जाए उसको ध्यान में रखना, किस प्रकार का मैटर है वो पढ़ा जाए। अगला प्रश्न है, देसील बयाना सब जन मीठा, देसी भाषा की मिठास का यह वर्णन करने वाले रचनाकार का नाम बताइए। तो देसी भाषा की मिठास का यह वर्णन करने वाले आपको बताइए ये कौन है? ये हो जाएंगे विद्यापति। यानी कि देसी भाषा का रूप जो था उसको ज़्यादा पसंद करने के कारण इन्होंने देसी बयाना सब जन मीठा ये उक्ति उन्होंने कही थी, और ये किसकी है? विद्यापति की ये उक्ति हो जाएगी। अब विद्यापति पर देखना आप, इसके अंदर दो प्रश्न आए हुए हैं। अमीर खुसरो पर दो प्रश्न आए हुए हैं, दो प्रश्न है वो आदिकाल के ऊपर के नामकरण के ऊपर आए हुए हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि किस प्रकार के प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, सारंगधर पद्धति किस विधा की रचना है? तो सारंगधर पद्धति किस विधा की रचना है? सुभाषित संग्रह, महाकाव्य, खंडकाव्य, एकार्थ काव्य। और जब भी मैं ये प्रश्न इस प्रकार से बोलता हूँ तब आपको भी अपना अंदाजा लगाना चाहिए कि इसके अंदर उत्तर क्या हो सकता है। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा? सुभाषित संग्रह। ये वैसे मूल रूप से सारंगधर पद्धति
ये मूल ग्रंथ है वो मिला नहीं है। इसके बाद में है अगला प्रश्न है, 6 प्रश्न हो गए, 7 प्रश्न। आज इसमें थोड़े प्रश्न ज़्यादा है इसलिए वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो, इसलिए मैं जल्दी जल्दी आपको इनके उत्तर ही है वो करवा रहा हूँ। मैथिल कोकिल के नाम से जाने जाते हैं, पहले भी एक प्रश्न आया इसके अंदर। मैथिल देसिल बयाना सब जन मीठा, ये किसकी उक्ति है? विद्यापति की थी। और ये मैथिल कोकिल के नाम से कौन जाने जाते हैं? विद्यापति। और ये प्रश्न पहले भी आया है, विद्यापति को मैथिल कोकिल है वो किस कारण से कहा जाता है? तो इनकी पदावलियों के कारण से इनको मैथिल कोकिल है वो कहा जाता है। तो ये बात हमें ध्यान, देखिए मैंने आपको ये भी बताया था कि प्रश्न है वो थोड़ा बहुत उसके इर्द गिर्द से भाषा शैली है वो बदल सकता है, लेकिन प्रश्न आते वहीं से हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? मैथिल कोकिल के नाम से किसको जाना जाता है? विद्यापति को जाना जाता है। अगला प्रश्न हमारा है 7 के बाद में 8वां प्रश्न जो है, बीसल देव रासो की नायिका का नाम है। तो बीसल देव रासो की नायिका, ये पहले भी प्रश्न पूछा गया, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, तो ये हो जाएगा राजमती। पद्मावती है, आपको पता ही है किसकी है? मलिक मोहम्मद जायसी की जो रचना पद्मावत, उसमें पद्मावती है। मानमती और दानमती ये छोड़िए आप। इसके बाद में है 9वां हमारा प्रश्न आ जाएगा, रणमल छंद के काव्य के रचनाकार, ये पहले भी प्रश्न आया हुआ है, मिलान करना वो आया था, कैसे आया था? रणमल छंद है उसके बारे में प्रश्न आया हुआ है, रचना के बारे में। तो रणमल छंद है वो किसकी हो जाएगी? श्रीधर की हो जाएगी। सीधे सीधे से प्रश्न है ये, इसमें कोई ज़्यादा वैसी कोई बात नहीं है। इसके बाद में 10वां प्रश्न जो हमारा है, सिद्ध सामंत सुमेलित करना है। मैंने ये आपको यहाँ पर सीधे तौर पर सुमेलित करके ही दे दिए हैं। ये वैसे तो पहले प्रश्न के अंदर भी आया था, जो राहुल सांस्कृत्यायन का नाम आया था उसमें मैंने आपको बताया था इसको सिद्ध सामंत काल इन्होंने कहा था। जॉर्ज ग्रियर्सन है उन्होंने चारण काल कहा था, और संधि चारण काल है वो रामकुमार वर्मा ने कहा था। ये कन्फ्यूजन में मत रहना, थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना। और प्रारंभिक काल मिस्र बंधुओं ने कहा। वैसे तो देखिए यहाँ पर ये मुझे लगता है ये मैंने नहीं किया मिसप्रिंट, ये पेपर के अंदर ही आया हुआ था ऐसा प्रारंभिक काल, लेकिन मिस्र बंधुओं को प्रारंभिक नहीं आरंभिक काल कहा था। आरंभिक काल है वो मिस्र बंधुओं ने इसको कहा था। प्रारंभिक काल जो नाम दिया था वो गणपति चंद्र गुप्त ने दिया था, गणपति चंद्र गुप्त ने इनको प्रारंभिक काल कहा था। ये सुमेलित करना आया था, लेकिन इसमें और कोई था भी नहीं, तो इस कारण से सीधे सीधे तौर पर इसको प्रारंभिक काल ही हमें मानना होगा। आदिकाल है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। तो देखिए पहला प्रश्न ही हमारा आया था कि हिंदी के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम किसने दिया था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। एक ही प्रश्न अगर हमें ऑप्शन याद हो तो 2 प्रश्न है वो सीधे सीधे ही सही हो रहे हैं। तो इसमें हो जाएगा आदिकाल का हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये मैंने सीधे तौर पर आपको सुमेलित करके ही यहाँ पर दे दिए हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न जो हमारा है वो एक कथन है। वैसे इस प्रकार के प्रश्न हमारे फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में कम ही देते हैं, लेकिन फिर भी मैंने ये प्रश्न आपको यहाँ पर दिया है। कॉलेज लेक्चर के अंदर तो इस प्रकार के प्रश्न बहुत आते हैं। और प्रश्न क्या है? जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साहित्य के स्वरूप में परिवर्तन नहीं होता। स्थापना है। और तर्क इसका है क्योंकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। 2 कथन दे रखे हैं, अब इनके अंदर हमें उत्तर देखने हैं कि ए गलत है, आर सही है, ए सही है और आर गलत है। इसके बाद में है, मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ इसको ताकि पूरा प्रश्न आपको दिखाई दे। इसके बाद में है, हाँ, इसके बाद में है ए सही आर गलत है, ए सही और आर सही है, ए गलत और आर गलत है। अब देखिए जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साहित्य के स्वरूप में परिवर्तन, देखिए यहाँ पर दे रखा नहीं होता जबकि होता है। यानी कि जनता जैसा सोचती है, जनता का चित्त जिस प्रकार का होता है, जिस दिशा के अंदर बढ़ता है, कवि भी उसी दिशा के अंदर आगे बढ़ता है, कवि भी वैसा ही लिखता है। यानी कि उसके साथ साथ साहित्य के अंदर परिवर्तन होता जाता है। और ये शुक्ल जी ने खास करके इस चीज़ को, ये कोटेशन वो दिया है क्योंकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। ये कथन ठीक है, लेकिन ये कथन नहीं होने के कारण से ये कथन गलत है। तो ए गलत है और आर सही है, तो ये हो जाएगा ए गलत आर सही। ये हम बहुत अच्छी तरीके से अगर कंसेप्ट को पढ़ें तब ये प्रश्न है वो भी आसान ही है, कोई हार्ड नहीं है। इसके बाद में है अगला प्रश्न है हमारा, इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुई ए हिंदुस्तानी नामक ये ग्रंथ है वो किस भाषा के अंदर लिखा गया है? तो ये पहला ही हमारा ग्रंथ है। और इस ग्रंथ को है वो लिखने वाले कौन विद्वान थे? वो गारसा द तौसी थे, और ये फ्रेंच विद्वान थे। तो इसके अंदर उत्तर क्या हो जाएगा? फ्रेंच भाषा के अंदर ये लिखा गया था।
और इसका अनुवाद भी हमें याद रखना है। इसका अनुवाद वो सबसे पहले उन्होंने किया था लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने 1952 के अंदर इनका अनुवाद किया था। 1952 के अंदर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने इनको हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से किया था 1952 के अंदर। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसी प्रकृति का एक प्रश्न और है, वो आगे आया हुआ है। और अंग्रेजी भाषा के अंदर एक ग्रंथ और लिखा हुआ है जॉर्ज ग्रियर्सन का, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान है, वो लिखा हुआ है। ये प्रश्न भी आया हुआ आगे देखना, आगे वाले प्रश्नों के अंदर आएगा ये प्रश्न भी। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, फ्रेंच भाषा के अंदर लिखा गया था। अगला प्रश्न है, पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे खालिस्तान कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। आचार्य शुक्ल के इस कथन में रिक्त स्थान में क्या होगा? तो इसमें छप्पे आएगा, चौपाई आएगा, रासो आएगा, रासो या रासक आएगा, या दोहा या दूहा आएगा। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, दोहा या दूहा। यानी कि प्राकृत के अंदर गाहा या गाथा कहा जाता था और अपभ्रंश के अंदर दोहा या दूहा है वो प्रचलित था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला प्रश्न हमारा, किस विद्वान ने सरप्पा को हिंदी का प्रथम कवि है वो माना है? मैंने सीधे तौर पर इसका उत्तर ही दे दिया। ऑप्शन है वो मैंने नहीं लिखे क्योंकि ये प्रश्न तो मुझे नहीं लगता कि अब तक मैंने जितने भी एग्जाम्स के पेपर करवाए हैं उनके अंदर ये प्रश्न नहीं आया। राहुल सांस्कृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना, ये ऐसे आ गया होगा, या सरप्पा को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना, ये ऐसे आ गया होगा। लेकिन प्रश्न ये आया जरूर है हर एग्जाम के अंदर, तो इसके अंदर आ जाएगा राहुल सांस्कृत्यायन। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा जो है, आचार्य शुक्ल ने रासो शब्द का संबंध किस शब्द से माना है? ये प्रश्न पहली बार आया है और ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें रासो शब्द की उत्पत्ति के बारे में 3-4 विद्वानों के कथन है वो हमें याद है, वो रखने हैं। तो एक तो इसमें रासो शब्द की उत्पत्ति, रासो शब्द का संबंध किस शब्द से माना? शुक्ल जी ने। शुक्ल जी ने किससे माना? शुक्ल जी ने रसायन से माना है। तो एक तो ये हो गया, शुक्ल जी का हो गया। दूसरा है वो रसिक शब्द से रासो की उत्पत्ति किसने मानी है? तो रसिक शब्द से नरोत्तम दास स्वामी ने मानी है। एक ये हमें खास करके याद रखना है। और एक जैसे यहाँ पर दे रखा है रहस्य, तो रहस्य से किन्होंने मानी है? एक तो कवि राजा श्यामल दास ने मानी है, कवि राजा श्यामल दास, और एक नागरी प्रचारणी सभा है उन्होंने भी इसी शब्द से इसकी उत्पत्ति, नागरी प्रचारणी सभा है उन्होंने भी मानी है। और रासक शब्द है, रासक शब्द से उत्पत्ति है वो किसने मानी है? वो हजारी प्रसाद है, वो द्विवेदी ने मानी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासक शब्द से इसकी उत्पत्ति है वो मानी है। तो ये 3-4 हैं जो विद्वान हैं, उनके नाम हमें याद रखने हैं कि किन्होंने किससे रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। और ये प्रश्न है वो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बहुत बार एग्जाम्स के अंदर आता है। 15 प्रश्न हो गए। 16वां प्रश्न हमारा है, आज 2-4-5 मिनट का वीडियो थोड़ा लंबा होगा, धैर्य बनाए रखें। और ये प्रश्न है, मैं कह रहा हूँ लिखिए और याद भी कीजिए आप इसको, क्योंकि ये प्रश्न बहुत आपके लिए उपयोगी साबित होंगे एग्जाम्स को फाइट करने के लिए। पृथ्वीराज विजय ग्रंथ के आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक रचना मानने वाले विद्वान थे, और सबसे पहले डॉक्टर बुल्लर ने माना था, और उसी के बाद में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी इसको अप्रामाणिक माना था। तो इसमें के उत्तर क्या हो जाएगा? ये प्रश्न मैं बहुत बार बता चुका आपको कि पृथ्वीराज रासो है उसको प्रमाणिक और अप्रमाणिक और अर्ध प्रमाणिक मानने वाले विद्वान कौन कौन है, उसकी एक सूची बनाइए, आप याद कीजिए अच्छी तरीके से। मैं भी इसमें शॉर्ट वीडियो है वो डालने की कोशिश करूँगा ताकि आप है वो उसको बार बार पढ़ सकें। और शायद मैंने डाल भी दिया होगा ये, और नहीं डाला तो मैं डाल दूंगा। तो इसमें क्या क्या उत्तर हो जाएगा? डॉक्टर बुल्लर हो जाएगा। 16 अगला 17वां प्रश्न है, गद्य पद्य की मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति कौन सी है? देखिए फिर आ गया ये प्रश्न। राहुल वेल रोडा की जो कृति थी चंपू काव्य है इसके अंदर, और इस प्रश्न को मैंने काफ़ी बार बता दिया। और 3-4 परीक्षाओं के अंदर ये जो हमने पीछे के जो एग्जाम्स के प्रश्न हल किए हैं उनके अंदर काफ़ी बार ये आ चुका है। इनके रचनाकार है वो भी मैंने आपको भविष्य कहा, जैसे धनपाल की है। तो ये इन रचनाओं के जो हैं लेखक हैं उनको भी आपको याद है वो रखना है। अगला प्रश्न है 17 के बाद में अगला प्रश्न है 18 का। ये मैंने सुमेलित करके आपको वैसे ही दे दिए। बेसल देव रासो के नरपति नाल हैं, खालिक बारी है, अमीर दो सखुने खालिक बारी, ये सारी रचनाएं जो किसकी है? वो अमीर खुसरो की है। भरतेश्वर बाहुबली रास सालिभद्र सूरी की है। दोहा कोश है वो सरप्पा की है।
तो ये दो, यह मैंने आपको यहाँ पर सुमेलित करके सीधे तौर पर ही दे दिया। अगला प्रश्न है 19 का, पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य। अब पृथ्वीराज रासो के ऊपर भी देख लीजिए आप, उसको प्रमाणिक अप्रमाणिक के आधार पर प्रश्न पूछ लिया। इसके अलावा एक प्रश्न ये आ गया, तो 2-3 प्रश्न पृथ्वीराज रासो से आ गए। बिसलदेव रासो से प्रश्न हर बार हर एग्जाम के अंदर आता है। नामकरण से एक प्रश्न या 2 प्रश्न आते हैं, वो हर बार आते हैं। विद्यापति है, अमीर खुसरो, 2 प्रश्न विद्यापति पर आ गए, 2 प्रश्न है अमीर खुसरो के ऊपर आ गए। एक राउलवेल रोडा वाला प्रश्न है वो आ गया। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि प्रश्न तकरीबन उन्हीं जगहों से बन रहे हैं बार बार। पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसने माना है? आचार्य शुक्ल जी ने माना है, और चंद्रबरदाई को महाकवि उन्होंने माना है। तो ये सीधा सीधा सा प्रश्न था। 20 का प्रश्न है, अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कॉलेज लेक्चरर का जो पेपर आता है वो कितना हार्ड आता है या किस स्तर का पेपर है वो आता है। और अगर हार्ड प्रश्न पेपर आता है तो वो सबके लिए हार्ड होता है, आप ये मत सोचिए कि हमारे लिए ही होगा। इनमें से कौन सा ग्रंथ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नहीं लिखा? ये प्रश्न भी मैंने पहले आपको बहुत बार बताया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की जो रचना है उनसे संबंधित 3 रचना है, और तीनों को हमें याद रखना है। और तीनों को मैंने पहले समय भी बताया था। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 के अंदर लिखी गई, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास है। वो तीनों रचनाएं हैं किनकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। बहुत अच्छी तरीके से हमें याद करनी है। तो इसका उत्तर यहाँ पर क्या हो जाए? नहीं लिखा। नहीं किसने लिखा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। कौन सा नहीं लिखा? हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, ये प्रश्न अभी हमारे सेट एग्जाम के अंदर आया हुआ है। अगर यहाँ पर हम अच्छी तरीके से इसको पढ़ ले तो हमें ये पता रहता है कि हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास है वो बच्चन सिंह ने लिखा है, बच्चन सिंह। इसीलिए मैं कहता हूँ 4 ऑप्शन जो होते हैं, चारों ऑप्शनों को अच्छी तरीके से उसका विश्लेषण कीजिए। उसके बाद में अगर आप ये आदिकाल के जो मैं प्रश्न करवा रहा हूँ, जितने भी प्रश्न मैं जितने करवा रहा हूँ, अगर वो प्रश्न भी आपने कर लिया तो कोई एक आध प्रश्न को छोड़कर मैं नहीं मानता कि प्रश्न आपका है वो आगे के एग्जाम्स के प्रश्न है वो गलत होगा। तो यहाँ पर कौन आ जाएगा? हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास है, ये बच्चन सिंह ने लिखा था। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा है 20 के बाद में 21 का प्रश्न है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से किसने किया था? ये प्रश्न में पहले एक प्रश्न आया था आपका इस्तवार द ललितेतुर इंदो, ये हिंदुस्तानी वाला प्रश्न आया था। उसका अनुवाद मैंने बताया था 1952 में लक्ष्मी सागर वासनायन ने 1952 में उसका किया था। और यहाँ पर किशोरीलाल गुप्त है, इन्होंने इस ग्रंथ का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास है वो नाम से किया था। और ये जो ग्रंथ है हिंदी साहित्य द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, ये 1888 में प्रकाशित हुआ था। ये 1888 के अंदर प्रकाशित हुआ था। और इसका जो अनुवाद है किशोरीलाल गुप्त है, उन्होंने कब किया था? 1957 में इसका अनुवाद है वो किया था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? किशोरीलाल है गुप्त इसका हो जाएगा। और ये जो मूल रूप से 1888 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल द्वारा ये इसका प्रकाशन है वो हुआ था। तो ये बातें हमें 2-4 है उसके बारे में पता रहनी चाहिए। इसके बाद में अगला 22 का प्रश्न है, 22 का प्रश्न है, स्वतंत्र पुस्तक के रूप में प्रकाशित होने से पूर्व आचार्य शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास किस रूप में प्रकाशित हुआ? तो हिंदी साहित्य का इतिहास जो आचार्य शुक्ल का जो प्रकाशित हुआ था वो 1928 के अंदर प्रकाशित हुआ। पहले देखिए 1928 के अंदर हिंदी शब्द सागर की भूमिका के अंदर उन्होंने हिंदी साहित्य का विकास नाम से हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा था, हिंदी साहित्य का विकास। और फिर 1928 के बाद में 1929 के अंदर हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से इसका पुनः प्रकाशन करवाया। और 1940 में इसका संशोधित रूप है वो प्रकाशित हुआ था। तो ये चीज़ें 1928, 1929 और 1940 ये चारों ही जो समय है वो हमें, तीनों ही समय है वो हमें याद रखने हैं। तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में ये प्रकाशित है वो हुआ था। 22 प्रश्न हो गए आपके। 23वां प्रश्न है, आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य भाषा बनाने वाले पहले कवि कौन थे? तो ये आदिकाल की खड़ी बोली से संबंधित है, वो पहला कवि कौन था? उत्तर भारत में पहला कवि कौन था? इसका परिमार्जित रूप है खड़ी बोली का प्रकाशन करने के अंदर रचना करने वाला कौन था? तो ये सारी रचनाएं मैं एक ही जगह पर आपको बाद में नोट्स जब लिखवाऊंगा तब लिखवा दूंगा। तो यहाँ पर आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य भाषा बनाने वाले पहले विद्वान है वो कौन थे? तो ये तो सीधा सीधा सही है, अमीर खुसरो थे।
इसके बाद में अगला प्रश्न है, बहुत प्रसिद्ध उक्ति है ये विद्यापति पर तीसरा प्रश्न है। वो आप सोच सकते हो कि अगर हम किसी टॉपिक को पढ़ें, कौन से टॉपिक को अच्छी तरीके से हमें पढ़ना है। तीसरा प्रश्न, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए, इन्हें चढ़ाकर कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, जैसे वैसे ही विद्यापति के पदों को भी। यानी कि यहाँ पर कटाक्ष इन्होंने व्यंग्य है वो शुक्ल जी ने किया था इसके ऊपर, विद्यापति के ऊपर। तो उसी से संबंधित ये, जैसे गीत गोविंद है के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया, वैसे विद्यापति के इन पदों को भी। कहने का तात्पर्य है कि वो इनको आध्यात्मिक श्रेणी के अंदर नहीं रखते थे, शुक्ल जी के ये कथन है। और आध्यात्मिक श्रेणी में नहीं रखते थे तो वो इसको किस श्रेणी के अंदर रखते थे, वो हमें बात छांटनी है। विद्यापति के अधिकतर पद श्रृंगार के, यानी कि श्रृंगारिक वर्णन मानते हैं शुक्ल जी। इस कारण से वैसे भी हम डीपली इसको जाके पढ़ेंगे, इन चीज़ों को नोट्सों के रूप में पढ़ेंगे, तब हमें पता चल जाएगा शुक्ल जी है वो विद्यापति के जो पद हैं उनको श्रृंगारिक श्रेणी के अंदर रखते थे। तो यहाँ पर इन्होंने यही कहा, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ए। विद्यापति के पदों की रचना भक्ति की दृष्टि से की गई। आध्यात्मिक तो मानते ही नहीं थे, विद्यापति के पदों को आध्यात्मिक चश्मे से देखना चाहिए। यहाँ पर भी वो आध्यात्मिकता भक्ति का भाव है। तो कहने का तात्पर्य दोनों तो कथन एक जैसे ही हैं। और तीसरा जो कथन है हमारा, विद्यापति के पदों और गीत गोविंद में भाव साम्य नहीं है, ये देखिए यहाँ पर भाव साम्य नहीं है, तो ये कथन इस कारण से हो गया। तो प्रश्न आपके ये हो गए। हाँ, और है प्रश्न, पाहुड़ दोहा ग्रंथ के रचनाकार हैं, रचनाकार कौन थे, ये पहले भी मैंने आपको बताया था। पाहुड़ दोहा है वो किसकी है, राम सिंह की है। अब हमें याद रखना चाहिए, धनपाल है उसकी भविष्य कथा। तो ये इन रचनाओं के जो रचनाकार हैं, तो इनकी रचनाएं कौन सी है, जो इंदु की परमात्म सार है, वो रचनाएं हमें याद है, वो रखनी चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि जब भी हम एक प्रश्न को हल करते हैं तो उसके ऑप्शन है, उन ऑप्शनों को का भी विश्लेषण है वो अवश्य हमें करना चाहिए। तो इस प्रकार से मैंने आपको आदिकाल के जो प्रश्न थे उन प्रश्नों को मैंने करवा दिया। 25 प्रश्न हमारे यहाँ पर थे और 25 प्रश्न हैं वो मैंने पूरे आपको है करवा दिए। आदिकाल के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर 2016, ये भर्ती तो वैसे पहले की थी लेकिन एग्ज़ाम 2016 के अंदर हुआ था, और उसमें आदिकाल से 150 प्रश्न थे। 150 प्रश्नों में से 150 प्रश्नों में से 25 प्रश्न है वो आदिकाल से संबंधित है। फिर 25 भक्ति काल से होंगे, रीतिकाल से होंगे, आधुनिक काल से होंगे, यानी कि 100 के लगभग प्रश्न है वो इसी हिंदी साहित्य के इतिहास से हमें कवर करने होते हैं। और बहुत साधारण और इजी वे के अंदर करने हैं, बहुत साधारण से प्रश्न आते हैं। थोड़ा सा हमें सोच समझ के किस टॉपिक को कहाँ से किस प्रकार से पढ़ना है वो हमें थोड़ा सा ध्यान है वो करना है। साथ ही मैं भी अपनी बात बता दूं कि आपको चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करना है। इससे मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि फ़ायदा होने वाला है। मैं इस प्रकार से प्रश्न डालने के बाद में आपको इसी प्रकार से नोट्स हैं वो भी लिखवाऊँगा कि गारसा दत्तोसी से अगर प्रश्न पूछा जाता है तो कहाँ से पूछ सकते हैं। देखिए, गारसा दत्तोसी के बारे में पढ़ेंगे तो बहुत सारा मैटर है। पृथ्वीराज रासो के बारे में अगर हम पढ़ना शुरू करें तो 1 महीने तक से पृथ्वीराज रासो के बारे में पढ़ते रहें, लेकिन वहाँ पर वो बात महत्व नहीं रखती है। बात ये रखती है कि पृथ्वीराज रासो के अंदर से हमें कौन सा सिलेक्टिव मैटर है वो पढ़ना है। तो मैं नोट्स भी उसी प्रकार से आपको लिखवाने की पूरी कोशिश है वो करूँगा। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, शेयर करें तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो के अंदर हम 2021 के अंदर जो कॉलेज लेक्चरर का पेपर हुआ है उसके बारे में है वो चर्चा करेंगे हम। उसमें से कितने प्रश्न, उसमें भी करीब 27-28 प्रश्न के लगभग आए हैं। आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आदिकाल से कितने प्रश्न है वो आगे का आगामी जो कॉलेज लेक्चरर का एग्ज़ाम उसमें आ सकते हैं। उससे भी हमें इससे फ़ायदा है वो मिलेगा। तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी बाद में। धन्यवाद।